हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मधु अपने कमरे में बैठकर आराम कर रही थी, तभी उसकी सास रेनू उसे आवाज लगाकर कहती है, बहू, ओ बहू। जी माँ जी। कहिए माँ जी, ऐसे तेज तेज आवाज क्यों लगा रही हो? अरे बहू, शाम होने को है, खाना नहीं बनाएगी क्या? अरे माँ जी, अभी टाइम ही क्या हुआ है, बन जाएगा ना बाद में खाना। और वैसे भी आज मैं बहुत थक गई हूँ। अरे किस काम में थक गई तू? आज तो तूने दिन भर में कोई काम नहीं किया। अरे कैसे कोई काम नहीं किया माँ जी, आज सारा घर का काम ही किया है मैंने। अच्छा, जरा बता तो तूने क्या काम किया है? पहले सुबह उठी, नहाई, अपने कपड़े धोए, नाश्ता बनाया और फिर सफाई की और थककर 5 घंटे सोई। 2 काम करने में तू थक गई और क्या कहा? 5 घंटे सोई। टाइम तो देख, शाम के 7 बज रहे हैं और तू 10 बजे उठकर 11 बजे सोने गई थी। माँ जी, आपको तो मेरे आराम करने से ही दिक्कत रहती है। आप तो चाहती ही नहीं है कि मैं आराम करूं। आप तो बस यही चाहती है कि मैं पूरा दिन गधी की तरह काम में लगी रहूं। अरे अब तो मुझसे ये लड़ाई करना बंद कर और ये बता, खाना कब बनाएगी? आज मैं नहीं बना रही खाना, आपको खाना है तो आप ही बना लो। मैं तो सोने जा रही हूँ, मेरी नींद नहीं हुई है पूरी अब तक। इतना कहकर मधु फिर से अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है और रेनू परेशान होकर अपने माथे पर हाथ रखकर बैठ जाती है। और तभी रेनू के फोन पर उसकी एक सहेली अंजलि का कॉल आता है। हेलो, अरे अंजलि, कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ, पर तेरी आवाज सुनकर ऐसा लग रहा है कि तू ठीक नहीं है। हाँ, तूने सही पहचाना, मैं ठीक नहीं हूँ। क्या हुआ, मुझे बता तू। मैं तेरी सारी परेशानियों का हल निकालती हूँ अभी। अब रेनू अंजलि को अपनी बहू की सारी हरकतों के बारे में बताती है। रेनू की बातें सुनकर अंजलि रेनू से कहती है, लगता है तेरी बहू बहुत टेढ़ी है, उसे सीधा करना पड़ेगा। एक काम कर, कुछ दिनों के लिए उसे तुम मेरे पास भेज दे, उसका सारा आलस तो मैं निकाल दूंगी। ठीक है, तू कहती तो उसे मैं तेरे पास छोड़ाती हूँ। अगली सुबह फिर से रेनू अपनी बहू मधु को बुलाकर कहती है, बहू, आज मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ, जल्दी भी आ सकती हूँ और कुछ ज्यादा दिन भी लग सकते हैं आने में। तो तू मेरी एक सहेली के पास रह लेना, वो ना मेरी बहुत अच्छी और पुरानी सहेली है। पर माँ जी, ऐसे कैसे मैं किसी अनजान औरत के घर रहूं जाकर? अरे अनजान थोड़ी है, वो मेरी बचपन की दोस्त है और बहुत अच्छी भी है। मैं तुझे घर पर छोड़ तो जाती, पर तुझे यहाँ पर सारा काम अकेले ही करना होता। और वैसे भी तू तो बहुत बड़ी कामचोर है ना। अरे बस करो माँ जी, अब मेरी ज्यादा बुराई भी मत करो। रह लूंगी मैं आपकी सहेली के घर। हाँ, ये हुई ना बात, तो चल जल्दी से अपना सामान पैक कर ले, मैं तुझे रास्ते में अंजलि के घर छोड़ आऊंगी। इतना कहकर रेनू अब मधु को अपने साथ लेकर अपनी सहेली अंजलि के घर चली जाती है। और अपनी दोस्त को देखकर अंजलि बहुत खुश होती है। सभी अब साथ में बैठते हैं और अंजलि मधु को देखकर कहती है, अरे वाह रेनू, तेरी बहू देखने में तो बहुत सुंदर है, पर क्या काम भी इतने सुंदर कर लेती है। अरे अब भला मैं क्या तारीफ करूँ इसकी, ये तो अब कुछ दिन यहीं पर रहने वाली है तेरे पास, तो तू खुद ही देख लेना कैसे काम करती है। बाद में क्यों, अभी देख लेते हैं ना। मधु, जरा अपने हाथों की गर्मा गर्म चाय तो बना कर लाना, बड़ा मन कर रहा है चाय पीने का। वैसे तो मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, पर आप कहती हो तो ले आती हूँ। अरे बहू, जा ही रही हो तो क्यों ना गर्मा गर्म पकोड़े भी हो जाए। अब जब पकोड़े होंगे तभी तो पता चलेगा ना कि तुम अच्छे अच्छे पकोड़े बना लेती हो। हाँ, लेकर आती हूँ। अभी रसोई कहाँ है आपकी? वहाँ सामने जाकर उल्टे हाथ पर है। अब मधु सभी के लिए चाय और पकोड़े बनाती है। वहाँ उसकी सास और उसकी सहेली आपस में बैठकर बातें करती हैं और कुछ देर में मधु चाय और पकोड़े बना कर लाती है। अंजलि और रेनू चाय पकोड़े खाते हैं और अंजलि कहती है, अरे बहू, ये क्या, ये चाय पानी जैसी क्यों लग रही है? पर आंटी जी, मैंने तो इसमें बहुत सारा दूध डाला है, तो ये पानी जैसी कैसे हो गई? हे भगवान, तूने सारा दूध डाल दिया। अरे वैसे ही पैसों की इतनी तंगी है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तू तो मुझे कंगाल ही कर देगी। नहीं आंटी जी, थोड़ा ही दूध डाला है। तभी तो मैं कह रही हूँ कि तू मुझे कंगाल ही कर देगी। हे भगवान, मुझे तो ये बुढ़िया पागल और नुटंकी लगती है, इससे थोड़ा बचकर रहना होगा। बहू, अब मैं चलती हूँ, तू मेरी सहेली का ध्यान रखना, समझी? ये भी तेरी माँ की तरह है, मैं जब वापस आऊंगी तो तुझे अपने साथ ही ले जाऊंगी। इतना कहकर रेनू वहाँ से चली जाती है। और अब मधु को ये एहसास हो गया था कि उसकी सास की नौटंकी सहेली उसकी नाक में दम करने वाली है।
रेनू के जाते ही मधु भी अपने कमरे में आराम करने के लिए जा रही थी। तभी अंजलि मधु से कहती है, हाय मेरा पैर, लगता है मोच आ गई मेरे पैर में। क्या हुआ आंटी जी आपको? बहू, लगता है मेरे पैर में मोच आ गई है, लेकिन मुझे अभी कपड़े भी धोने हैं। अब मैं क्या करूं? हाय, कितना दर्द हो रहा है। कैसे धोऊं कपड़े? अगर आज कपड़े नहीं धोए तो ऐसे ही पड़े रहेंगे। लो, फिर शुरू हो गई इनकी नौटंकी। आंटी जी आप रहने दो, मैं धो देती हूँ सारे कपड़े, आप आराम करो। शुक्रिया बहू। अच्छा, अगर कपड़े धुल जाए तो जरा खाना भी बना देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं आंटी जी, मैं सब कर दूंगी। अब मधु अंजलि के सारे कपड़े धोने बैठ जाती है। कुछ घंटे तक कपड़े धोने के बाद मधु सारा खाना भी बनाती है। खाने में मधु मीठा हलवा बनाती है और अब खाना लगाकर अंजलि को बुलाती है। अरे वाह बहू, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है खाने में। क्या बनाया है आज तूने खाने में? आंटी जी, खाने में छोले पूड़ी और गाजर का हलवा बनाया है। क्या कहा? गाजर का हलवा? अरे, मैं तुझे अच्छी नहीं लगती क्या ठीक ठाक बैठी हुई? बीमार करना चाहती है मुझे? आंटी जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं आपको क्यों बीमार करना चाहूंगी? तुझे तेरी सास ने बताया नहीं कि मुझे शुगर है? आंटी जी, मुझे तो माँ जी ने ऐसा कुछ नहीं बताया, लेकिन कोई बात नहीं, आप छोले पूड़ी खा लीजिए, मैं हलवा खा लेती हूँ। ऐसे कैसे खा लेगी तू हलवा? मैं नहीं खा रही तो तू भी नहीं खाएगी। अगर तू खाएगी तो तुझे भी शुगर हो जाएगा। कितनी नौटंकी खोर है ये बुढ़िया। पक्का मेरी सास ने जानबूझकर इसके पास मुझे भेजा है। सब खाना खाकर अपने अपने कमरों में चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद अंजलि रसोई में जाती है और चोरी से हलवा निकालकर खाने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर मधु आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, क्यों आंटी जी, आपको तो शुगर की बीमारी थी ना, फिर एकदम से ठीक कैसे हो गई जो आप हलवा खा रही हैं? वो तो ऐसे ही, मेरा थोड़ा मन कर रहा था तो मैंने डॉक्टर को कॉल करके पूछना जरूरी समझा, तो उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा सा हलवा खा सकती हूँ। अरे आंटी जी, अब मेरे सामने आपकी ये नौटंकी नहीं चलेगी। मुझे सब पता है कि आपको कोई शुगर की बीमारी नहीं है, आप बस नौटंकी कर रही थी। क्या कहा तूने? मैं नौटंकी कर रही हूँ? भला मैं ऐसा क्यों करूँगी? सच बताओ आंटी जी, क्या आपको सच में शुगर है या आपने झूठ कहा था? वो नहीं, मुझे शुगर नहीं है। इतना कहने के बाद अंजलि मधु को सब सच बताती है कि कैसे मधु की सास उसकी कामचोरी से परेशान होकर अंजलि से मधु को सुधारने की बात कहती है और इसीलिए अंजलि मधु के साथ ऐसी हरकतें करती है, नौटंकी करके उसे परेशान करती है और ये एहसास दिलाती है कि जब वो अपनी सास को ऐसे परेशान करती है तो उसे भी ऐसा ही महसूस होता होगा। अब मधु को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी सास के वापस आने के बाद उससे माफी मांगती है। गुंजा अपने हाथों में आरती की थाली लिए हुए अपनी नई नवीली बहू सोनाली का स्वागत करती है। तभी गुंजा चावल से भरा कलश सोनाली के पैरों में रखकर बोलती है, ले बहू, अब दाहिने पैर से कलश गिराकर अपने शुभ कदम इस घर में रख दे। अपनी सास की बात सुनकर सोनाली अपने दाहिने पैर से कलश गिराकर ससुराल में अपने कदम रखती है। तभी सोनाली की ननद रेशमा मेहंदी से भरा थाल लेकर उसके पास आके बोलती है, लो मेरी नई नवेली भाभी, अब जल्दी से मेहंदी के थापे लगा दो इस दीवार पर, ताकि मेहंदी की खुशबू की तरह इस घर में भी खुशियाँ महक जाएं। सोनाली मेहंदी की थाल में अपने हाथ डालती है और फिर दीवार पर अपने हाथों के मेहंदी के थापे लगाती है और अमन बोलता है, माँ, और कितने रीति रिवाज हैं आपके अपनी नई नवेली बहू और मेरी धर्म पत्नी के साथ? क्या हम आज फ्री हो जाएंगे? हाँ, तुझे बड़ी जल्दी हो रही है फ्री होने की। मेरी नई नवेली बहू घर आई है। अरे सारे शगुन करूँगी मैं। जी माँ जी, आप आराम से सारे शगुन करो, इनकी बातों पर ध्यान मत दो। वाह भाभी, आप तो एकदम संस्कारी बहू की तरह माँ की साइड ले रही हो। लगता है माँ और आपकी अच्छी जमेगी। ऐसे ही हंसी ठिठोली करते हुए सारी रस्मों को पूरा किया जाता है, जिसके बाद फाइनली दूल्हा दुल्हन को फ्री करके उनकी सुहाग रात के लिए कमरे में भेजा जाता है, जहां अमन सोनाली का हाथ थामकर उससे बोलता है, यार ये घर वाले भी ना, इनको दिख नहीं रहा था क्या कि ये हमारे प्यार की रात है? इतना सब कौन करवाता है नई नवेली बहू से? जी अब करना तो पड़ेगा ना, नई नवेली बहू हूँ, घर की हर रस्म मेरे लिए ही बनी है।
मेरे होने से ये रस्में भी हो रही हैं, पर अब मैं बस आपको प्यार करने वाली रस्म करूंगी जिसमें आप और मैं हूँ। इतना कहकर सोनाली अपनी बाहों का हार अमन के गले में डाल देती है। अमन कमरे की लाइट को ऑफ कर देता है, जिसके बाद अमन और सोनाली अपनी सुहाग रात को एंजॉय करते हैं। ऐसे ही अगली सुबह जल्दी उठकर सोनाली नहा धोकर घर के मंदिर में पूजा करती है और आरती गाती है। उसकी मधुर आवाज सुनकर सभी लोग उठकर उसके पास आते हैं। तभी गुंजा बोलती है, कितनी मधुर आवाज है बहू तेरी, कानों की तृप्ति हो गई सुनकर सच में। हाँ माँ, सही कहा आपने। बस भाभी अपनी आवाज की तरह कुछ अच्छा सा नाश्ता भी खिला दो। जी जी क्यों नहीं, सारा नाश्ता रेडी है, आप सब फ्रेश होकर आ जाओ, मैं नाश्ता लगा देती हूँ। सोनाली की बात सुनकर सभी लोग अपने अपने कमरे में फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं और कुछ ही देर में सब नाश्ते के लिए एक साथ टेबल पर बैठे होते हैं। सोनाली सबको नाश्ता परोसती है, जिसके बाद नाश्ता चखते ही रेशमा बोलती है, वाह 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 भाभी, क्या नाश्ता है, सच में दिल खुश हो गया। वाह मेरी बहू, क्या कमाल का नाश्ता बनाया है, मजा आ गया सच में। सच में सोनाली, तुम तो हर काम में परफेक्ट हो। आप सबको नाश्ता पसंद आ गया, बस यही बहुत है मेरे लिए। सुन बहू, आज शाम तेरी मुंह दिखाई की रस्म है, अच्छे से तैयार हो जाना, गली मोहल्ले की सभी औरतें तुझे देखने के लिए आएंगी। माँ एक बात बताओ जरा, क्या सारी रस्में नई नवेली बहू के लिए ही होती हैं? नए नवेले दूल्हे, पति, दामाद के लिए कुछ नहीं होता? आप भी ना कैसी बातें करते हैं। माँ जी, मैं तैयार रहूंगी और सबके आने की तैयारियाँ भी कर दूंगी। भाभी मैं आपकी मदद करूंगी। ऐसे ही सभी लोग मिलकर नाश्ता करते हैं, जिसके बाद सभी अपने कामों में लग जाते हैं। अमन ऑफिस के लिए घर से निकल जाता है, तो वहीं गुंजा सभी मोहल्ले वालों को शाम को अपनी बहू की मुंह दिखाई के लिए निमंत्रण देने के लिए चली जाती है। घर पर रेशमा और सोनाली मिलकर शाम की फंक्शन की सभी तैयारियां करते हैं। शाम होती है, सोनाली एक बहुत ही खूबसूरत बनारसी साड़ी पहनकर रेडी होती है। तभी गुंजा उसके कमरे में एक सोने का हार लेकर आती है और सोनाली को देखकर बोलती है, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो बहू, किसी की नजर ना लगे तुझे, सदा यूं ही खुश रहो। माँ जी, आखिर आज सभी लोग आपकी इस नई नवेली बहू का चेहरा पहली बार देखेंगे, तो चांद सा चमकना तो बनता है ना। हाँ हाँ बहू बिल्कुल, अब तो पूरे मोहल्ले में मेरी नई नवेली बहू की ही चर्चा होगी। अरे बातों ही बातों में भूल गई, ये सोने का हार पहन ले बहू, मेरी तरफ से तेरी मुंह दिखाई का यही तोहफा है। जी माँ जी, आप ही पहना दो ना। इतना कहकर सोनाली शीशे के आगे रखी चेयर पर बैठ जाती है और गुंजा उसके गले में सोने का हार पहना देती है। कमरे के बाहर खड़ी रेशमा ये सब देखती है और मन ही मन सोचती है, वाह, नई नवेली बहू के भी क्या ठाठ होते हैं, महंगे तोहफे, सबका प्यार, सबकी तारीफें, सब कुछ कुल मिलाकर नई बहू पर ही फोकस करते हैं। सही है, मैं भी किसी के घर की नई नवेली बहू बनूंगी, भी सब मेरे साथ भी ऐसे ही लाड प्यार करेंगे। इतना सोचकर रेशमा कमरे के अंदर आकर बोलती है, माँ नीचे सभी मेहमान आ गए हैं, भाभी का वेट कर रहे हैं, आप चलो मैं लेकर आती हूँ भाभी को। रेशमा की बात सुनकर गुंजा जल्दी से नीचे आती है और फिर रेशमा अपनी भाभी को घूंघट करवाकर नीचे सभी मेहमानों के पास ले जाती है। सभी औरतें एक एक करके सोनाली का घूंघट उठाकर उसका चेहरा देखती है, फिर उसकी खूब तारीफ करती है। मुंह दिखाई का सारा फंक्शन अच्छे से हो जाता है। सभी औरतें अपने अपने घर चली जाती हैं। यूं ही दिन बीतते जाते हैं। सोनाली सभी का खूब ख्याल रखती है। ऐसे ही एक शाम जब सभी लोग हॉल में बैठकर टीवी देख रहे होते हैं, तभी गुंजा बोलती है, रेशमा बेटा, तुम कल से एक हफ्ते की कॉलेज की छुट्टी ले लो। पर क्यों माँ, आप जानती हो ना मेरी पढ़ाई कितनी जरूरी है। जानती हूँ, पर मैं एक हफ्ते के लिए तेरी मौसी के घर जा रही हूँ। सोनाली नई नवेली बहू है इस घर की, उसे ऐसे अकेले घर पर नहीं छोड़ सकते हैं। माँ आखिर कब तक भाभी नई नवेली बहू रहेगी? अरे कितना वक्त हो गया उनको यहाँ आए हुए, इस घर में रहते हुए। अरे माँ जी, रेशमा, आप दोनों बहस मत करिए, मैं रह लूंगी अकेले, कोई दिक्कत नहीं है। माँ जी आप आराम से चले जाओ, मैं संभाल लूंगी। यूं ही अगले दिन गुंजा अपनी बहन के घर जाने के लिए घर से चली जाती है।
माँ के जाने के बाद रेशमा भी अपने कॉलेज के लिए घर से चली जाती है। सोनाली के अकेले होने की खबर जब मोहल्ले के एक बदतमीज लड़के मोहन को लगती है, तो वो इस मौके का फायदा उठाने के लिए सोनाली के घर जाता है और बेल बजाता है। सोनाली दरवाजा खोलती है तो मोहन बोलता है, नमस्ते भाभी जी। जी नमस्ते, आप कौन? भाभी जी मैं आपका देवर हूँ, आपकी सोनपुर वाली मतलब अमन की बुआ का बेटा हूँ। शादी में नहीं आ पाया इसीलिए आज आ गया, सोचा नई भाभी और सबसे मिल लूं। ओह अच्छा, जी आप अंदर आइए, बैठिए, मैं आपके लिए कुछ चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। मोहन घर के अंदर आता है और सोफे पर बैठ जाता है। हाथों में चाय नाश्ता लिए हुए सोनाली उसके पास आती है, जिसके बाद मोहन उससे काफी देर यूं ही बातें करता है। तभी सोनाली काम करने के लिए रसोई में जाती है और मोहन उसको पीछे से जाकर हक करते हुए बोलता है, हाय भाभी जी, कौन सा परफ्यूम लगाती हो? ये खुशबू तो जानलेवा है, मजा ही आ गया। ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं? दूर हटिए, क्या बदतमीजी है ये? हाय बदतमीजी तो अब करनी है, अभी तक की ही कहाँ है। इतना कहकर मोहन सोनाली का हाथ पकड़कर उसे जबरन अपनी ओर खींचकर कमरे में ले जाने लगता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। पर तभी अमन वहाँ आ जाता है और सोनाली को बचा लेता है, जिसके बाद वो पुलिस को कॉल करके घर बुलाता है। पुलिस घर आकर मोहन को पकड़कर ले जाती है। इस हादसे की खबर मिलते ही गुंजा और रेशमा भी जल्दी से घर आते हैं। तभी रेशमा अपनी भाभी से बोलती है, भाभी मुझे माफ कर दो, माँ सही कहती थी, मुझे आपके साथ रहना चाहिए था। आप इस मोहल्ले में नहीं हैं, आपको नहीं पता कि कौन अच्छा है कौन बुरा। मेरा फर्ज था कि मैं अपनी नई नवेली भाभी का ख्याल रखूं। सॉरी भाभी। नहीं रेशमा, माफी मत मांगो, जो हुआ सो हुआ। वो मैंने अमन जी को पहले ही कॉल कर दिया था, इसलिए वो सही टाइम पर आ गए। हाँ, और मेरी नई नवेली बहू के साथ गलत होते होते रह गया, शुक्र है भगवान का। हाँ माँ, सोनाली आगे से कभी भी कोई भी घर पर आए और तुम अकेली हो तो कह देना कि जब कोई घर पर होगा तभी आना। ऐसे ही सभी लोग फिर से एक साथ रहने लगते हैं और जब तक सोनाली सबको अच्छे से जान पहचान नहीं जाती, तब तक नई नवेली बहू को कभी घर में अकेला नहीं छोड़ा जाता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।